हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। मेरा नाम है अनुराग शर्मा और मुझे यूपीएससी और स्टेट सर्विसेज की फील्डिंग में पढ़ाते हुए और मेंटरिंग करते हुए लगभग 8 वर्षों से अधिक का एक्सपीरियंस है। और मेरे कोर सब्जेक्ट्स हैं ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, जिनको मैं आपको प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शन लेवल पर पढ़ाऊंगा। यहाँ पर हम इन सब्जेक्ट्स को जीएस लेवल पर पढ़ेंगे। ठीक है। और जो ग्रेजुएशन मेरा हुआ है वो है MRSC देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से। और मेरा मास्टर्स है सोशल वर्क में, जो कि MPBU भोपाल से। ये मेरा एजुकेटर कोड है, जो कि है अनुराग 27। और ये ये अपनी टेलीग्राम पेज की लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप की। तो प्लीज़ इस लिंक को ज्वाइन करें, क्योंकि आपके और मेरे बीच अ, जो कम्युनिकेशन चैनल रहेगा वो यह लिंक रहेगी। यहाँ पर मैं आपके डाउट सॉल्व करता हूँ पूरे। साथ ही साथ जो भी कंटेंट मैं अपने सब्जेक्ट का प्रोवाइड करता हूँ वो इसी लिंक पे आपको मिलेगा। साथ ही साथ आप ये अनअकैडमी की भी प्रोफाइल लिंक भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर भी फॉलो करिए। जो भी कम्युनिकेशन अपना बीच रहेगा वो इन दोनों लिंक्स पर रहेगा प्लीज़। ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है इन दोनों लिंक्स को ज्वाइन करना प्लीज़, तो आप जरूर ज्वाइन करिएगा इनको। ठीक है। जैसे कि आपको कोई डाउट अगर पूछना है तो आप बिल्कुल टेलीग्राम लिंक पर पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो भाई अनअकैडमी पे सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, वट यू विल गेट। तो सबसे पहले आती है डेली लाइव क्लासेस। बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि डेली लाइव क्लासेस में आप एक तरीके से ऑनलाइन इंटरेक्शन फैकल्टी से कर सकते हैं, उनसे डाउट्स पूछ सकते हैं। जो भी क्वेश्चन वो देते हैं, है ना, उनको आप लाइव वे में उसमें आप टेक पार्ट कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप लाइव क्लास नहीं ले पाते किसी कारण से, तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको मिलता है स्ट्रक्चर्ड कोर्स। स्ट्रक्चर कोर्स से तात्पर्य, जैसे कि पहले भी मैं बता चुका हूँ पुराने लेक्चर्स में, स्ट्रक्चर कोर्स का मतलब है कि भाई कोर्स का डिजाइन जो है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक। सिलेबस के और सिलेक्शन के अकॉर्डिंग है। ठीक है ना, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट अपन पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें उसमें ऐसी होती हैं जो आपके जिनका सीधा संबंध आपके एग्जाम से नहीं होता है। ठीक है। तो उनको अपन स्किप नहीं करेंगे, उनको बाद में पढ़ेंगे सेकेंडरी लेवल पर। ठीक है। लेकिन प्राइमरीली जो स्ट्रक्चर कोर्स का डिजाइन है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा पूरा। ठीक है। साथ ही साथ लाइव टेस्ट आपको मिलेंगे, क्योंकि एवेल्यूशन बहुत जरूरी है, सेल्फ एवेल्यूशन। और यहाँ पर लाइव टेस्ट और क्विजेज में आप जो है बेहतर सेल्फ एवेल्यूशन कर पाएंगे, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है ना, टेस्ट दे के आप देख पाएंगे कैसी चल रही है। साथ ही साथ जो एवेल्यूशन आपका होता है वो हजारों लाखों बच्चों में होता है। ठीक है। तो एक तरीके से एग्जाम जैसा ही माहौल आपको मिलता है ऑनलाइन टेस्टिंग का। तो ये सारे फैसिलिटीज आपको अनलिमिटेड वे में प्रोवाइडेड हैं। ठीक। तो आप कभी भी कहीं भी जितना चाहे उतना देख सकते हैं इसको। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है। अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं तो गूगल प्ले से, अगर आप एप्पल यूजर हैं तो ऐप स्टोर से। ठीक है। और डाउनलोड करके आप अपना मनपसंद कोर्स सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, जहां पर जहां भी चाहे जैसे भी चाहे। फिर आगे आते हैं। जैसे ही आप कोर्स सब्सक्राइब करेंगे, आपको भाई एक बहुत बड़ा एक्सपोजर टीम जो है हमारी, ठीक है, वो आपको मिलती है, एक्सपीरियंस टीम। और इस टीम का एक्सपोजर जो आपके एग्जामिनेशन का है, बहुत बड़ा एक्सपोजर है, अच्छा एक्सपोजर है, बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं। जैसे सुदर्शन सर हुए, मृणाल सर हुए, ठीक है, प्रकाश सर हुए, है ना, काफ़ी रोमन सर हुए। आप काफ़ी मतलब ये फैकल्टीज़ को ऑल इंडिया लेवल पर जाना जाता है ना, अपने फील्ड में महारथी लोग हैं ये लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज है यहाँ पर, है ना, शॉर्ट टर्म या शॉर्ट सिलेबस कवरेज नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है। जितने भी टॉपिक्स आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो पॉलिटी गवर्नेंस हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइंस टेक हो, इकोनॉमी इकोनॉमी हो, है ना, एनवायरमेंट इकोलॉजी हो, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं कॉम्प्रिहेंसिव वे में। ठीक। फिर जो कोर्सेज बेसिकली चलते हैं अनअकैडमी पर, वो है एक प्लस कोर्स और एक है आइकनिक कोर्स। ठीक है। तो प्लस कोर्स में आपको लाइव क्लास मिलती है, साथ साथ टेस्ट सीरीज भी मिलती है, फिर अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलती है, फिर आता है स्ट्रक्चर शेड्यूल आपको मिलता है साथ साथ। ठीक है। तो इनके साथ साथ अगर आप आइकॉनिक कोर्स लेते हैं, अगर प्लस कोर्स, ठीक है, आप आइकॉनिक कोर्स लेते हैं तो आपकी कुछ फैसिलिटीज बढ़ जाएंगी, है ना, कुछ जो चीजें आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी, जैसे कि पर्सनल कोच आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि बहुत जरूरी है। ठीक। फिर और ये पर्सनल कोच आपको डेली मेंस एंड आंसर राइटिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है। और साथ साथ जो फीडबैक जो इनके मिलेगा वो पर्सनल फीडबैक रहेगा आपको। ठीक। तो एक तरीके से पर्सनलाइज कर सकते हैं आप अपनी प्रिपरेशन को। ठीक है। तो जो भी आप इनमें से कोर्स में इंटरेस्टेड हो, अगर वो आप कोर्स ज्वाइन करते हैं, तो अनुराग 27 का कोड जरूर डालिएगा, क्योंकि ये मेरा एजुकेटेड कोड है और इससे आपको 10% डिस्काउंट अवेल हो जाएगा इंस्टेंटली। ठीक है। तो अगर मान लीजिए फीस ये है आपके कोर्स की, तो 10% डिस्काउंट के बाद आपकी फीस इतनी हो जाएगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आइकॉनिक कोर्स है। ठीक। आइकॉनिक कोर्स की फैसिलिटीज मैं आपको गिनवा चुका हूँ पहले ही। ठीक।
तो यहाँ पर जो प्लस कोर्स में जो फैसिलिटीज़ हैं वो तो आपको मिलती हैं, साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ आपको बढ़ जाती हैं। ठीक है, साथ साथ ये जो कोर्स है ये 12 मंथ्स, 24 मंथ्स और 36 मंथ्स के फॉर्मेट में है। ठीक है, तो न्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए जो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है वो यही कोर्स है। ठीक, जो न्यू स्टूडेंट है और जो ऑलरेडी स्टूडेंट है, ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुके हैं और जिनको एक आध सब्जेक्ट जिनका वीक है, जो करना चाहते हैं, वो छोटे कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, है ना, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ का। ठीक, लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रिकमेंडेड क्या है, बड़ा कोर्स है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग वाला एग्जाम है और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए थोड़ा समय लगता है। ठीक, यहाँ पर भी आप अनुराग 27 कोड, मेरा रेफरल कोड जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, जिससे आपको 10% डिस्काउंट अवेल हो सके। चलिए, तो सॉरी तो इन कोर्सेज के साथ आपको ऑप्शनल कोर्सेज के सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल हैं, जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप अनुराग 27 कोर्स का इस्तेमाल करें ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, बिकॉज ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत वाइटल होता है। बिना ऑप्शनल सब्जेक्ट के यूपीएससी क्वालिफाई करना मुश्किल है। ठीक है, और बहुत सारी स्टेट पीएससी में हालांकि ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है, पर अगर आप यूपीएससी टारगेट कर रहे हैं तो विदाउट ऑप्शनल ये सपना आपका पूरा नहीं हो सकता है। तो ऑप्शनल को सीरियसली लें, है ना, और ऑप्शनल के लिए बिल्कुल सब्सक्रिप्शन करें। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अभी एक यूपीएससी कॉम्बैट नाम से एक टेस्ट सीरीज भी चालू है ना, जिसमें लगभग लगभग आपके बहुत सारे टेस्ट बाकी हैं। अभी 13 कॉम्बैट्स बाकी हैं और ये फोर्थ नाइटली होते हैं, है ना, हर अल्टरनेट संडेज को। ठीक, तो इसके 45 मिनट का एक टेस्ट होता है। इसमें क्वेश्चंस आपको जो मिलेंगे वो 60 रहेंगे और सेक्शंस 6 सेक्शंस रहेंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर्स, इस टाइप के 6 पोर्शन रहेंगे। रिलेटिव स्कोरिंग होगी। ठीक, और यदि आप इसमें अच्छी रैंक स्कोर करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप रैंक 1 to 3 स्कोर की है, तो आपको 3 मंथ्स का अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन मिलेगा, और या फिर अमेजन गिफ्ट कार्ड सेम इक्विवेलेंट जो उसका वैल्यू है, इक्विवेलेंट अमेजन वाउचर भी मिलेगा। ठीक, रैंक 4 से अगर 150 तक आप स्कोर करते हैं तो 1000 रुपीज के अमेजन वाउचर्स आपको मिलेंगे। फिर अपन आते हैं, आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 6 मंथ बचे हैं आपकी एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो इट्स टाइम टू स्पीड अप योर प्रिपरेशन। ठीक, अब गियर शिफ्ट करने का समय है, तो इसको आप स्पीड गियर से ले आए, लोडिंग गियर से स्पीड गियर में लेके आए। ठीक है, चलिए फटाफट देखते हैं अब। तो इसी को ध्यान में रखते हुए भाई 21 दिसंबर से नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं। बिल्कुल आप इसमें एनरोल कीजिए। ध्यान रखिए, मेरा कोड है अनुराग 27, अनुराग 27। ठीक, तो अगर ये कोड आप डालते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो ये नए कोर्स लॉन्च हो रहे हैं। ये कोर्सेज है कौन कौन से, अल्टीमेट जीएस 6 मंथ बैच, ठीक, और अल्टीमेट जीएस 1 ईयर बैच, और अल्टीमेट जीएस 2 ईयर बैच। ये जो 6 मंथ वाला बैच है ये आपको 2021 को फोकस में रखते हुए, प्रीलिम्स को फोकस में रखते हुए किया गया है। और ये जो 2022 वाला है ये कंप्लीट 2022 की प्रिपरेशन आपको करवाएगा, प्री प्लस मेंस दोनों की। ठीक, और ये 2023 वाला जो 2023 वाला बैच है ये भी आपको कंप्लीट प्री प्लस मेंस सभी की चीज़ें प्रिपरेशन करवाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यदि आप 2021 वाला एग्जाम अटेम्प्ट करने का प्लान कर रहे हैं तो ये कोर्स ज्वाइन करिए। ठीक, यदि आपके पास समय है तो ये वाला, और समय है तो ये वाला कोर्स। इसमें आपको कई फैसिलिटीज मिलेंगी, जैसे फुल सिलेबस कवरेज मिलेगा इन तीनों कोर्सेज में, टॉप एजुकेटर्स के द्वारा प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस आपको मिलेगी, पीडीएफ स्टडी मटेरियल मिलेगा पूरे सेक्शंस का, फिर डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे, फिर इंटरव्यू प्रिपरेशन भी आपको इसमें मिलेगा। ठीक, ध्यान रखिए, कोड अनुराग 27 ये आपको पंच करना है अगर आपको 10% डिस्काउंट अवेल करना है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी बैचेस लॉन्च हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मिशन 2021 की बात करें अपन 2021 की, जो 21 दिसंबर को स्टार्ट हो रहा है, ये बाइलिंगुअल बैच भी अवेलेबल है, हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है और इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है। ऐसे ही 2022 की यदि बात करें तो ये वाला बैच भी स्टार्ट हो रहा है 21 दिसंबर को, 21 दिसंबर को। ठीक, ये भी बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है। ठीक, और 2023 टारगेट करने वाला बैच भी बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है। तो आप बिल्कुल इन तीनों में से कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से। ठीक, 10% डिस्काउंट के लिए अनुराग 27 कोड पंच करना ना भूलें। ये मेरा एजुकेटर कोड है, रेफरल कोड भी आप मान सकते हैं। चलिए, तो आइकनिक जो सब्सक्रिप्शन है उसकी प्राइस हाइक होने वाली है। ठीक, आइकनिक सब्सक्रिप्शन की, तो बिल्कुल आप जल्द से जल्द जो है इसको ज्वाइन करें प्राइस हाइक के पहले। तो इसमें कई फैसिलिटीज आपको प्रोवाइडेड हैं ऑलरेडी, ये मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ साथ ही साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, है ना, वो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। क्या है? इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। तो जो अपना जो सिविल सर्विसेज का सीरीज चल रहा है ज्योग्राफी का, है ना, उसमें हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं अभी, जिसमें जियोमॉर्फोलॉजी पार्ट हम लोग देख रहे हैं। ठीक, साथ ही साथ बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर कर दिए हैं। ठीक है, वो देखिएगा आप,
है ना, इस वीडियो में आपको लिंक मिल जाएगी, इसमें सारी प्लेलिस्ट है। वो प्लेलिस्ट में आप शुरू से इंट्रोडक्शन लेक्चर से देखिएगा प्लीज। इंट्रोडक्शन लेक्चर से अपन ने कौन कौन से लेक्चर अभी तक फिनिश कर दिए। ये लेक्चर 6 का पार्ट 1 है, ठीक, जिसको अपन बोला है इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। इसके पहले के अलग अलग पार्ट्स में लेक्चर्स हैं, वो प्लीज रेफर करिए अगर आपको एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ज्योग्राफी की चाहिए तो, ठीक है। क्योंकि बेसिकली अपन आगे बहुत लंबा सिलेबस पढ़ने वाले हैं अभी, ठीक है। तो बेटर ये रहेगा कि आप एक तरीके से शुरू से स्टार्ट करें तो अंडरस्टैंडिंग विल बी बेटर, ठीक। चलिए तो स्टार्ट करते हैं भाई आज का अपन इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। तो देखिए, जब भी अपन इंटीरियर स्ट्रक्चर की बात करते हैं अर्थ की, ठीक है, तो अर्थ के अंदर हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट्स नहीं है या हमारे पास ऐसी कोई टेक्निक नहीं है जिससे हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकें स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक। जैसे कि अपन एटमॉस्फेयर की बात करते हैं थी, तो एटमॉस्फेयर में हम काफी ऊपर तक जा चुके हैं और वहां अपने इंस्ट्रूमेंट्स को इवन खुद भी डायरेक्टली पहुंच सकते हैं, है ना, और जाकर खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं कि भाई एटमॉस्फेयर में ट्रोपोस्फियर हो गया, स्ट्रेटोस्फियर हो गया, और अलग अलग लेवल से आइनोस्फियर, एक्सोस्फियर, बीजोस्फियर। तो इन सब में स्फीयर में अपन कौन कौन सी कंडीशंस हैं, एयर कंडीशन कैसी है, टेम्परेचर कैसा है, प्रेशर कैसा है, ये या तो बलून से या इंस्ट्रूमेंट्स को अपन भेजकर डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना। पर इस प्रकार की फैसिलिटी है, इस प्रकार की जो इजीनेस है, सरलता है, हमारे पास पृथ्वी के अंदर जाने की नहीं है ना। तो अपन गए भी हैं बहुत से बहुत, तो मैंने कहा ना भाई अपन मुश्किल से मुश्किल डेप्थ ये 12,000 मीटर तक अपन ने एक गड्ढा खोद रखा है, मतलब ह्यूमन ने, इसको अपन बोलते हैं कोला सुपर डीप, ठीक। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम देखा जाए तो अर्थ की सतह से अगर मैं बात करूं तो अर्थ की गहराई लगभग लगभग 6,371 किलोमीटर है। कितनी है? 6,371 किलोमीटर्स, ठीक है। और इतनी बड़ी जो लेंथ है अर्थ के सेंटर तक, इंटीरियर तक, ठीक। तो हम कहाँ तक पहुंचे भैया? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 12 किलोमीटर तक, ठीक। और अच्छी बेहतर टेक्नोलॉजी होगी तो और थोड़ा सा पहुंच जाएंगे। कुछ बहुत डीप माइंस है पुरानी, है ना, तो वो बहुत काफी गहरी माइंस भी हैं, ठीक है। पर लेकिन कहने का मतलब ये है कि हम अर्थ के सरफेस से कितना डीप गए हैं। अगर आप मान लो अगर आप 12 किलोमीटर तक भी गए हो, ठीक, फॉर एग्जाम्पल अपन मानते हैं अगर, तो ये कितना परसेंटेज हो गया पूरी पूरी डेप्थ का, है ना। तो ये बहुत ही कम परसेंटेज है, ठीक, ना के बराबर हम लोग अर्थ के अंदर गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अर्थ के अंदर स्टडी करने के जो सोर्स होते हैं, अर्थ का इंटीरियर को स्टडी करने के सोर्स होते हैं, वो हमारे पास है इनडायरेक्ट सोर्सेस। क्या है? इनडायरेक्ट सोर्सेस अवेलेबल है, ठीक है। डायरेक्ट सोर्सेस बहुत कम है, ठीक। तो जिस प्रकार के हमने थोड़ा सा होल करे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बात करता हूँ, द कोला सुपर डीप बोर होल इज द रिजल्ट ऑफ अ साइंटिफिक ड्रिलिंग प्रोजेक्ट ऑफ द सोवियत यूनियन in Pechengsky district on the Kola Peninsula. ठीक? The project attempted to drill as deep as possible into the earth with a depth of 12,262 meter, 12,262 meters. It has been since 1989 the deepest artificial point on earth. ध्यान रखिएगा, आर्टिफिशियल पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये डीपेस्ट आर्टिफिशियल पॉइंट है, ठीक है। फिर इसकी खुदाई बंद कर दी गई क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने लगा था, अनबीरेबल होने लगा था, ठीक है। तो यहाँ पर खुदाई बंद करना पड़ी, ठीक। तो ऐसे ही अपने पास जो नेचुरल है, जैसे अपन ने आर्टिफिशियल होल तो देख लिया, लेकिन जो नेचुरली डीपेस्ट पार्ट है अर्थ का वो हमें पता है क्या है? मारियाना ट्रेंच, ठीक। तो इट इज द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन एंड द डीपेस्ट लोकेशन ऑन अर्थ नेचुरली। तो इट इज लगभग इट इज ऑलमोस्ट 11,034 मीटर्स डीप विच इज ऑलमोस्ट 7 माइल्स। तो लगभग 7 माइल्स डीप है ना, पैसिफिक ओशियन में है ये मारियाना ट्रेंच का रीजन है। और जो मारियाना ट्रेंच का जो डीपेस्ट पार्ट है उसको अपन क्या बोलते हैं? चैलेंजर डीप। क्या बोलते हैं उसको? चैलेंजर डीप, जो कि लगभग 11,035 मीटर है बिलो सी लेवल। क्लियर है? सी लेवल से कितना है? 11,035 मीटर नीचे है। तो ये नेचुरली जो डीपेस्ट पार्ट है किसका? अर्थ का। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ तक भी हम नहीं पहुंच पाए हैं अभी तक। ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं है अपने पास जो इतना प्रेशर को बेयर कर सके, ऊपर से सुपर इनकम्बेंट प्रेशर को बेयर कर सके, ठीक है। तो जाहिर सी बात है हमारा अर्थ के इंटीरियर का जो नॉलेज है ना, वो बहुत सारे इन्फ्रेंसेस पर बेस्ड है, बहुत सारे इनडायरेक्ट सोर्सेस पर बेस्ड है, ठीक है। और ऐसी रिसर्च पर बेस्ड है जो हमने इन्फ्रेंस के बेस पे की है। फॉर एग्जाम्पल चलिए अपन समझते हैं, अब देखते हैं सोर्सेज टू स्टडी द अर्थ इंटीरियर कौन कौन से होते हैं भाई। तो पहला है नॉन नेचुरल सोर्सेज। कौन कौन से हैं नॉन नेचुरल सोर्सेज, या इनको आर्टिफिशियल सोर्सेज भी बोलते हैं? डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर। तो इसमें सिंपली हमने क्या करा है कि भाई हमने एक गड्ढा खोदा, है ना, और उसमें से एक स्लैब निकाला मिट्टी का, उसको स्टडी करा कि जैसे जैसे हम डीप जा रहे हैं भाई डेंसिटी बढ़ रही है, ठीक है। डेंसिटी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है। टेम्परेचर को स्टडी करा तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये अपने को एक जनरल लेवल पर समझ में आया।
लेकिन देखिए यहाँ पर ज़्यादा डीप तक हम ना डिग आउट कर सकते हैं किसी प्रकार से, तो हमें ये जो नॉलेज है किससे, नॉन नेचुरल सोर्सेज से, ये सरफेशियल नॉलेज है, मतलब ना के बराबर पार्ट हमने एक्सप्लोर करा है डायरेक्टली, आज की अगर बात करूं मैं, ठीक है। दूसरा जो हमें फॉर्म मिलता है वो है इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ, ठीक है। तो जब ओरिजिन ऑफ अर्थ, अर्थ की उत्पत्ति हुई थी, तो उस समय बहुत सारे विद्वानों ने अपनी अपनी थ्योरीज प्रस्तुत की थी आगे की तरफ। किसी ने बहुत सारे मतलब अर्थ को अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया था, है ना। तो उससे भी एक इंसाइट मिलता है कि अर्थ कैसी हो सकती है ना। भाई पक्का हमें फिक्स नहीं पता है कि अर्थ कैसी है अंदर से, क्लियर है, क्योंकि हमने कोई भी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं किया है, ठीक। तीसरा जो हमें चीज मिलती है वो है नेचुरल सोर्सेज से। तो नेचुरल सोर्सेज से वॉल्केनो और अर्थक्वेक, ये दो ऐसे फेनोमेनाज हैं जो थोड़ा थोड़ा इंसाइट हमें देते हैं अर्थ के इंटीरियर के बारे में, ठीक है। तो यदि मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं यहाँ पर कि भाई कौन से ऐसे सोर्स हैं जिससे हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में सबसे बेहतर नॉलेज मिलता है, ठीक है, तो सोच के बताइएगा, बिल्कुल कमेंट करिएगा। हालांकि मैं बता दूंगा अभी थोड़ी देर में आपको सभी चीजें। तो देखिए नॉन नेचुरल सोर्सेज से अपन वेरी डीप तक नहीं आ सकते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5, 6, 7, 8, 10 किलोमीटर तक, ठीक है, अगर आप जो जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी आपके पास अवेलेबल है, ठीक। तो डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, बट ये नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ डेप्थ है, ठीक, ध्यान रखिएगा। फिर जो इन्फ्लुएंसेस है फ्रॉम थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ, तो जो विद्वानों ने अपनी थ्योरीज दी थी अर्थ के बनने के विषय में, तो उन्होंने बताया था अलग अलग कि भाई अर्थ का सेंटर जो है वो अपना हार्ड कोर मतलब बना हुआ है ना, हार्ड है, ठीक है। और जो अर्थ का आउटर स्फीयर है किस किस तरीके से बना हुआ है, तो उनके भी थोड़े बहुत इंसाइट्स अपने को मिलते हैं, पर कंफर्मेशन में अपन कुछ नहीं बोल सकते इनके विषय में भी, ठीक। तीसरा है नेचुरल सोर्सेज, जिनके बारे में हमें थोड़े से एविडेंसेस मिलते हैं अच्छे, जिनसे अपन अर्थ के इंटीरियर को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इन सारे सोर्सेज में से सबसे बेहतरीन सोर्स जो अपने को अर्थ के इंटीरियर का बेहतर नॉलेज प्रोवाइड करता है, वो सोर्स है आपका अर्थक्वेक। बिल्कुल सही बात है, अर्थक्वेक। बहुत से लोगों को ये दिक्कत होगी और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी के द्वारा, ध्यान रखना कि भाई अलग अलग सोर्सेज में से सबसे बेहतर और सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय जानकारी जो है अर्थ के इंटीरियर के बारे में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सबसे बेहतर इंफॉर्मेशन जो हमें मिलती है वो अर्थक्वेक से मिलती है, ठीक। चलिए देखते हैं कैसे मिलती है, ठीक है। और वॉल्केनो से कैसे नहीं मिलती, भाई बहुत से लोग कहते हैं सर वॉल्केनो का जो लावा है वो तो अर्थ के अंदर से आता है। जब वो अंदर से आता है तो हमें मालूम चलता है कि अर्थ के अंदर क्या है, किस प्रकार का है, क्या टेम्परेचर पे होगा, है ना, क्या कंपोजिशन है ना, भाई किस प्रकार का संगठन है, संरचना है, वो सब मालूम चलता है। तो बिल्कुल थोड़ा सा मालूम चलता है, पर अर्थक्वेक में, सॉरी, अपना वॉल्केनो में प्रॉब्लम क्या है समझिए वर्ड को। तो वॉल्केनो क्या, वॉल्केनो इज वॉल्केनो ए गुड सोर्स टू अंडरस्टैंड द अर्थ इंटीरियर, है ना। तो नहीं, वॉल्केनो इज नॉट ए गुड सोर्स। क्यों नॉट ए गुड सोर्स, तो मैं आप सुन लीजिए फटाफट। देखिए फॉर एग्जांपल, क्योंकि अर्थ वॉल्केनो का जो लावा आता है वो बहुत ज्यादा डीप से नहीं आता है, ठीक है। देखते हैं अपन आगे। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये आपकी सतह है ना, अर्थ की सतह, ठीक। और यहां पर एक चट्टान है, चट्टान मतलब रॉक बोल सकते हैं। देखिए ज्योग्राफी में रॉक एक धूल के कण से और विशाल पर्वत को भी अपन क्या बोलते हैं, रॉक बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। तो उसमें ये मत समझिएगा भाई अगर मैं रॉक बोल रहा हूं तो आपके दिमाग में बड़े से चट्टान की पिक्चर बन जाए, नहीं। ज्योग्राफी में एवरीथिंग फ्रॉम ए स्पेक ऑफ डस्ट से लेकर लार्ज माउंटेन, ह्यूज माउंटेन्स तक सारी चीजें रॉक कहलाती हैं। तो देखिए ये मटेरियल है, कोई भी मैटर है, आप समझ लीजिए, है ना। और ये बहुत गर्म होगा, जब अपन अर्थ के अंदर की बात करेंगे तो ये मैटर बहुत गर्म होगा, पर ये पिघला हुआ नहीं होगा। क्यों पिघला हुआ नहीं होगा, ये लिक्विड स्टेट में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ प्रेशर बहुत ज्यादा है, प्रेशर बहुत ज्यादा है। और हमें पता है कि प्रेशर जब इंक्रीज करते हैं अपन तो मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाता है, ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे आप अर्थ के नीचे जाएंगे प्रेशर इंक्रीज होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल, है ना, अपन समझने की कोशिश करते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए यहाँ पर टेम्परेचर जो है ना, वो लगभग लगभग कितना है, 300 डिग्री, ठीक। और प्रेशर बहुत ज्यादा है, और ये रॉक जो है, इस रॉक का मेल्टिंग पॉइंट लगभग लगभग 200 डिग्री है। कितना है, 200 डिग्री। लेकिन फिर भी ये मेल्ट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि प्रेशर के कारण क्या हो रहा है, प्रेशर चूंकि बहुत ज्यादा प्रेशर है इस पर, ऊपर सुपर इनकम्बेंट लोड का जो इसके ऊपर लोड है ना, लिथोस्फेरिक लोड है, उसकी वजह से जो इसका टेम्परेचर, जो मेल्टिंग पॉइंट 200 डिग्री था, वो मेल्टिंग पॉइंट बढ़कर 300 डिग्री के पार चला गया। बात समझ में आ रही है। तो इस कारण से क्या हो रहा है, इस कारण से ये चट्टान या ये रॉक नहीं पिघल रही है यहाँ पर, क्लियर है। अब देखो सेम कंडीशन में, मतलब इतना इतना ज्यादा टेम्परेचर होने के बाद भी चट्टान लिक्विड स्टेट में नहीं है, ये किस स्टेट में है,
प्लास्टिक स्टेट में है। क्या है? प्लास्टिक स्टेट या सेमी लिक्विड स्टेट में। क्लियर है? तो अपन देखेंगे ये स्टेट भी क्या होती है। ठीक, आगे। तो प्लास्टिक स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें कोई भी पदार्थ जो है, कोई भी मैटर जो है, वो सॉलिड एज वेल एज लिक्विड दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करता है। समझिए बात को, सॉलिड एज वेल एज लिक्विड दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करता है। क्यों? ठीक है भाई, लिक्विड क्या होता है? लिक्विड मतलब अपन अपने दिमाग में क्या लिक्विड की पिक्चर है कि भाई लिक्विड मतलब ऐसी हो गई कि अपन ने बढ़िया एक बॉटल भर ली और उसको उल्टा करा तो फैला दिया, है ना, या फिर कुछ भी एक बाल्टी भर ली उस टाइप का लिक्विड। तो देखिए, लिक्विड अगर अपन टेक्निकली समझें तो लिक्विड से वो मतलब नहीं जो हम समझते हैं। टेक्निकली लिक्विड या फ्लूइड का मतलब होता है, देखिए, कांच, ग्लास, आपने देखा सभी घर में कांच होता होगा। ग्लास को अगर अपन टेक्निकली भाषा में बात करें तो ग्लास जो है वो फ्लूइड है। क्या है? फ्लूइड। क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे बह रहा है, मतलब ऐसा नहीं बह रहा कि आपको समझ में आए। लेकिन अगर जो आपके घर में ग्लास लगा हुआ है, आप उसको 500 साल बाद या 1000 साल बाद देखेंगे तो उस ग्लास में लेयर्स आ जाएंगी इस प्रकार से। ठीक, और उसमें आपका चेहरा आप देखेंगे तो वो चेहरा आपको टेढ़ा आड़ा दिखेगा। तो ऐसे ही जो पुराने जमाने के किले वगैरह होते हैं, वहां पर जो शीशे लगे होते हैं, वहां पर आप देखते हैं तो आपके चेहरे बड़े डिजाइनर दिखते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा, ग्लास जो होता है वो टेक्निकली एक फ्लूइड है और वो इतनी धीरे बह रहा है कि आप उसको नोटिस नहीं कर सकते। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा थोड़ा अपने जो विचारों के और जो अपने कल्पना के घोड़े हैं थोड़ा अच्छे दौड़ाइए, है ना। तो ये जो चट्टान है यहाँ पर, ये प्लास्टिक स्टेट में है। प्लास्टिक स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जहां पर जो भी पदार्थ या मैटर होता है वो सॉलिड एज वेल एज लिक्विड दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करता है। क्लियर है? तो ये जो रॉक है ये प्लास्टिक स्टेट में है, ये मॉल्टन स्टेट में नहीं है, पिघले हुए स्टेट में नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जबरदस्त प्रेशर है और इस प्रेशर बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ गया है। अब लेकिन अब स्थिति क्या बनी, मान लीजिए कि कुछ भूकंप आया या कुछ भी टेक्टोनिक घटना हुई। टेक्टोनिक मतलब विवर्तनिकीय घटना हुई, जिससे इस पूरी ऊपर जो जो इसके ऊपर वजन है, जो इसके ऊपर लिथोस्फीयर है, उसमें किसी ना किसी कारण से दरार आई। अभी दरार कैसे आती है अपन देखेंगे, है ना। अब आप ही मान लो आपके दरार आई, और ये दरार आने से क्या हुआ, इस चट्टान के ऊपर जो लोड था, जो प्रेशर था, वो प्रेशर क्या हो गया, रिलीज हो गया, वो प्रेशर कम हो गया। तो जाहिर सी बात है इस चट्टान का मेल्टिंग पॉइंट 200 है। ठीक, ऑलरेडी यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। इस कंडीशन में जैसे ही इस चट्टान पे से प्रेशर रिलीज हुआ, ये चट्टान तुरंत पिघलेगी और ये दरार के सहारे बढ़ना चालू करेगा। ठीक, ये मैग्मा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मैग्मा। ठीक है, तो मैग्मा इन दरारों के सहारे सतह के नीचे भी कई कई दरारों में भर जाएगा। ठीक, जहां जहां भी दरार होगी, अब एक दरार थोड़ी आएगी, जाहिर सी बात है, तो यहाँ पर कई दरार आएंगी, तो इन दरारों में क्या है, मैग्मा भर गया है। ठीक है, और अगर किसी ना किसी कारण से इस मैग्मा को सतह पर आने का मौका मिल जाता है, ठीक, तो ये बाहर आकर फैलता रहेगा, जमता रहेगा, फैलता रहेगा, जमता रहेगा, तो कई सालों में यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक ज्वालामुखी। ध्यान रखिएगा। ठीक, यहाँ पे क्या डेवलप हो जाएगा, एक ज्वालामुखी। ज्वालामुखी यानी वॉल्केनो। ठीक, क्लियर है? तो देखो, तो ये जो पूरी प्रक्रिया हो रही है, हम जो अपने टॉपिक में देख रहे हैं, ये पूरी प्रक्रिया हो रही है, ये लगभग लगभग 50 किलोमीटर से लगभग लगभग 200 किलोमीटर तक संपन्न हो जाती है। और अगर डीप अगर अपन बोल सकते हैं तो और अपन चलो 500 किलोमीटर मान लेते हैं। ठीक है, पर ये भी क्या है, इस प्रकार की प्रक्रिया भी हमें अर्थ की जो गहरी आंतरिक संरचना है उसके विषय में ज्यादा जानकारी प्रोवाइड नहीं कर पाती। क्लियर है? कुछ एक वॉल्केनोज होते हैं, जब अपन हॉट स्पॉट कंसेप्ट पढ़ेंगे आगे, तो कुछ एक वॉल्केनोज ऐसे होते हैं जिनका लावा जो होता है वो कुछ एक्स्ट्रा ही, कुछ ज्यादा ही हॉट होता है, गर्म होता है, और वो लगभग लगभग जो मेंटल है ना, कोर और मेंटल की जो बाउंड्री है, वहां से वो लावा उठता है और अर्थ के नीचे आकर जमता है ना, जिसकी वजह से अर्थ की जो भूपर्पटी है, जो अर्थ की क्रस्ट है, वो टूटती है। ठीक है, और वहां पर वॉल्केनो डेवलप होता है, वो अपन देखेंगे आगे की बात है। तो बहुत एक्सेप्शन, बहुत कम केसेस में है ना, लावा बहुत गहराई से आता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में जो लावा होता है वो कम गहराई से सतह पर आता है। तो अगर आप इस लावा पर रिसर्च करेंगे जो कम गहराई से आया है, तो ये आपको अर्थ के अंदर की एक अच्छी पिक्चर प्रोवाइड नहीं करेगा, है ना। इसलिए वॉल्केनोज आर नॉट कंसिडर्ड एज अ गुड सोर्स टू अंडरस्टैंड द अर्थ इंटीरियर। ध्यान रखिएगा, ये बात क्लियर है? तो पूरे डिस्कशन में अपन कहाँ पहुंचे हैं कि वॉल्केनोज कैन बी गुड सोर्स टू अंडरस्टैंड द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, बट दे आर नॉट अ गुड सोर्स टू अंडरस्टैंड द मोर डीपर पार्ट्स ऑफ द अर्थ लाइक मेंटल एंड कोर। ठीक है, अपन देखते हैं आगे। तो सबसे बेहतर और सबसे बढ़िया सोर्स अर्थ की इंटीरियर स्ट्रक्चर को समझने का क्या है, वो है अर्थक्वेक। क्लियर है? चलिए लेट्स सी हाउ, किस प्रकार से। तो चलो अब अपन आते हैं सिस्मोलॉजी, है ना। सिस्मोलॉजी क्या होता है? सिस्मोलॉजी में हम
अर्थक्वेक और उससे संबंधित जो वेव्स जनरेट होती है उनको पढ़ते हैं। ठीक है, तो सिस्मोलॉजी प्रोवाइड्स अस विथ मोस्ट ऑथेंटिक एंड रिलायबल सोर्स टू नो अबाउट द अर्थ इंटीरियर। सीधा क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी द्वारा, ध्यान रखिएगा। ईयर मुझे नहीं पता है, जब मैं आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा तब मैं ये सारी चीजें आपको बताऊंगा। ध्यान रखिएगा, सिस्मोलॉजी प्रोवाइड्स अस विथ मोस्ट ऑथेंटिक एंड रिलायबल सोर्स टू नो अबाउट द अर्थ इंटीरियर। तो बिल्कुल थोड़ा समझते हैं कैसे। तो देखो, जब भी कोई सिस्मिक एक्टिविटी होती है या कोई भूकंपीय क्रिया होती है, गतिविधि होती है ना, तो कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपने समझना पड़ेगी। तो सतह के नीचे है ना, कुछ गहराई पर जो केंद्र होता है ना, जो जहां से अर्थ को एक जन्म लेता है। ठीक? अब दो चट्टानें खिसक गई नीचे, है ना, या किसी भी, देखो कई कारण है अर्थ को एक आने के, जैसे मैंने आपको बताया ऊपर, जैसे ये चट्टान थी। ठीक, ये चट्टान का पूरा मैग्मा जो है वो बाहर आ गया है, जम गया है अलग अलग जगह जाकर, और मैग्मा के फॉर्म में, लावा के फॉर्म में बाहर आ गया। अब ये जगह क्या हो गई, खाली हो गई है। ठीक, जाहिर सी बात है, तो ये पूरा ऊपर का पोर्शन हो सकता है नीचे की ओर बैठ जाए। ठीक, तो जैसे ही बैठेगा नीचे की तरफ, तो यहाँ पर क्या होगा, एक तरीके से जनरेट होगा अर्थक्वेक। ठीक, और बहुत शक्तिशाली ऊर्जा बाहर निकलेगी, जो कि एक कंपन सा उत्पन्न करेगी। कंपन मतलब वाइब्रेशन उत्पन्न करेगी, जो इसको हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं। तो ये एक कारण है, ऐसे बहुत सारे कारण हैं, है ना। कई कृत्रिम कारण भी हैं, आर्टिफिशियल रीजंस भी हैं अर्थक्वेक आने के, तो वो रीजंस अपन पढ़ेंगे या अपन अर्थक्वेक पढ़ेंगे। अभी हम इंटीरियर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, और केवल ये पढ़ रहे हैं कि अर्थक्वेक किस प्रकार से लाभदायक है, या अर्थक्वेक किस प्रकार से हेल्प करता है हमें अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर को समझने में। ठीक, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, जहां पर अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है उसे हम बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस ऑफ अर्थक्वेक। ठीक, और इस फोकस से सतह पर सबसे नजदीक बिंदु होता है उसे हम बोलते हैं एपिसेंटर। समझ में आई बात, एपिसेंटर या अधिकेंद्र। इसे बोलते हैं केंद्र, इसको अधिकेंद्र, इसको बोलते हैं फोकस, इट इज एपिसेंटर। क्लियर है। तो ये जो एपिसेंटर है, इसकी क्या डेफिनेशन है भाई, कि ये जो फोकस होता है, फोकस से सरफेस पर सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस होता है। ठीक, या एक परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबसे क्लोज डिस्टेंस होती है। अगर आप ये वाला पॉइंट ले लेंगे मान लीजिए यहाँ पर, तो ये क्लोजेस्ट पॉइंट नहीं है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा, ये क्लोजेस्ट पॉइंट नहीं है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है ना। तो फोकस से सतह पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है उसे हम बोलते हैं एपिसेंटर। वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो पॉइंट होता है अपने सतह पर, सरफेस पर, दैट इज कॉल्ड एपिसेंटर। ध्यान रखिएगा, फोकस है ना, और एपिसेंटर। ठीक, तो ये अपना एपिसेंटर रहेगा। एक मिनट, ब्लैक कलर कर लिया जाए। ये अपना क्या रहेगा, फोकस। ठीक, और फोकस हमेशा सतह के नीचे होता है, और एपिसेंटर हमेशा सतह पर होता है। क्लियर है, दिस इज फोकस एंड दिस इज एपिसेंटर, है ना। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक, तो फोकस इज दैट प्लेस वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स। ठीक, एंड एपिसेंटर इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑन द सरफेस फ्रॉम द फोकस। क्लियर है। और सबसे पहले देखो, किसी भी अर्थक्वेक की एक्टिविटी में वेव्स निकलती हैं। क्या वेव्स जनरेट होती हैं, तरंगे। और ये तरंगे क्या है, सबसे पहले कहाँ पहुंचती हैं, फोकस, सॉरी एपिसेंटर पर, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही है। सबसे पहले तरंग कहाँ पे टकराएंगे, आगे एपिसेंटर पर, जाहिर सी बात है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और उसको समझने के लिए। तो देखो, ये अपना फोकस हो गया, है ना। ये बूम, यहाँ पर बूम का निशान भी है, तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा। तो फोकस, दिस इज आवर फोकस एंड दिस इज आवर एपिसेंटर। ठीक, तो यहाँ से अलग अलग तरंगे निकल रही हैं। ठीक है, और ये तरंगे पूरी धरती पे महसूस होती हैं। ध्यान रखिएगा, आपको महसूस नहीं होती हैं, पर अपन पूरी धरती पर जगह जगह इंस्ट्रूमेंट लगा दें तो एक भूकंप की तरंगे पूरी धरती पर हम महसूस कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो लगभग लगभग हमने देखा कि भाई कुछ अपन अगर कुछ रिपोर्ट्स की बात करें तो वो बोलते हैं कि भाई 1 घंटे में पृथ्वी पर लगभग लगभग 1700 भूकंप आते हैं। कितने भूकंप आते हैं, 1700 भूकंप आते हैं। ठीक है, और इन भूकंप में से ज्यादातर भूकंप जो ऐसे होते हैं जिनकी तीव्रता बहुत कम होती है, जिनको हम महसूस नहीं कर पाते। ठीक है ना, तो हम महसूस केवल जो विनाश है उसको कर पाते हैं, समझना, जो सतही तरंगे होती हैं। तो देखो, अब अपन बात कर रहे हैं तरंगों की। जब भूकंपीय गतिविधि होती है, ठीक, भूकंपीय गतिविधि के दौरान 3 प्रकार की मुख्य तरंगे निकलती हैं, है ना। 3 प्रकार कौन सी, एक होती है, इसको बोलते हैं प्राइमरी वेव्स, एक होती है सेकेंडरी वेव्स, और एक होती है सरफेस वेव, यानी कि सतही वेव्स। प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे, और तीसरा क्या है, सरफेस वेव या सतही तरंगे। ठीक, तो देखिए प्राइमरी वेव्स जो होती हैं और सेकेंडरी वेव्स, ध्यान रखिएगा, ये 2 प्रकार की वेव्स को अपन बोलते हैं बॉडी वेव्स। क्या बोलते हैं, बॉडी वेव्स।
बॉडी वेव्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये धरती के अंदर की पूरी जितना भी एरिया है, ठीक है ना, वहां पर ट्रेवल करती हैं, ठीक, और हमें सतह पर जगह जगह प्राप्त होती है, ठीक। धरती के अंदर भी ट्रेवल करती है, मतलब पृथ्वी की जो बॉडी है उसमें ट्रेवल करती है। कौन कौन सी वेव्स? पी और एस वेव्स, ध्यान रखना, प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स, ठीक। सरफेस वेव्स अलग होती हैं, सरफेस वेव्स केवल सरफेस पे होती हैं। तो जैसे ही ये वाली जो वेव्स हैं, बॉडी वेव्स, एपी सेंटर पर सबसे पहले आएंगी, जाहिर सी बात है। तो एपी सेंटर पर जैसे ही आई यहाँ पर, तो ये अपनी ऊर्जा सतह पर ट्रांसफर करती है, एनर्जी अपनी, और अर्थ की सरफेस जो है वो ट्रेम्बल होती है, ठीक। और फिर सतही वेव्स बनती हैं जो सतह पर ट्रेवल करती है। ये वेव्स हम समझ पाते हैं, और वो भी केवल विनाशकारी रूप में, क्योंकि बहुत सारी वेव्स ऐसी हैं, जैसे पी और एस वेव्स, हर भूकंपीय गतिविधि में पी और एस वेव्स निकलती हैं और सरफेस वेव्स निकलती हैं, पर विनाशकारी केवल 5, 6 या उसके ऊपर की अगर इंटेंसिटी होती है तो ही विनाशकारी होती है। लेकिन जो बहुत सारे जीव जानवर होते हैं वो इन वेव्स को महसूस कर सकते हैं, बहुत कम स्तर पर भी, है ना, बहुत लो इंटेंसिटी की वेव्स को भी महसूस कर सकते हैं, इसलिए वो परेशान हो जाते हैं, है ना। तो अगर आप में से कोई महसूस कर सकता हो तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके, है ना। बहुत सारे सुपर ह्यूमंस भी रहते हैं, लेकिन हाँ, कुछ जानवर हैं जैसे डॉगी है, कुत्ता है ना, और उनको ये सब महसूस हो सकते हैं। कुछ बरोइंग एनिमल्स जो होते हैं, जो अंडरग्राउंड रहते हैं, उनको चूहा वूहा इनको महसूस होती हैं क्या, ये तरंगे, लेकिन हमें महसूस नहीं हो पाती। तो आप समझना, हर एक घंटे में 1700 भूकंप आते हैं पृथ्वी पर, क्लियर है। तो कहाँ कहाँ तक महसूस करोगे जिनको महसूस होती हैं, ठीक है। तो हालांकि ह्यूमंस को नहीं होती हैं, पर फिर भी किसी को अगर होती हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक। चलिए, तो पी और एस वेव्स ध्यान रखिएगा, पी और एस वेव्स, ठीक। तो देखो, ये जो अर्थक्वेक एक्टिविटी के दौरान या सिस्मोलॉजिकल इवेंट में जो फोकस, अर्थक्वेक के फोकस से चारों दिशाओं में जो वेव्स निकलती हैं, ठीक। तो सबसे शुरू में कौन कौन सी वेव्स निकलेंगी? पी और एस वेव्स, जाहिर सी बात है, ठीक। इनको बोलते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स, और ये अर्थ पर चारों तरफ फैलती हैं। ध्यान रखिएगा, क्या कहाँ फैलती हैं? चारों तरफ, ठीक। तो हम इनको यहां भी महसूस कर सकते हैं, यहां भी महसूस कर सकते हैं, मशीन के द्वारा, हम नहीं। यहाँ भी, यहाँ सबसे पहले महसूस होंगी एपी सेंटर पर, सबसे पहले यहीं पे आएंगी, और बाद में फिर यहाँ पे आएगी, फिर बाद में यहाँ पर आएगी। देखो ये वेव जा रही है ना, ये इधर सबसे धीरे पहुंचेगी, इधर सबसे धीरे पहुंचेगी, क्लियर है। तो ये सारी वेव्स ट्रेवल करती है। तो अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट लगा रखा है, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट लगा रखा है, तो आप इनको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो देखो एक बात समझना, तो यहाँ पर मान लीजिए आपने एक इंस्ट्रूमेंट लगा रखा है, यहाँ पर भी लगा रखा है, यहाँ पर भी लगा रखा है। यहाँ पर 1 घंटे में आई, यहाँ पर 2 घंटे में आई, यहाँ पर 3 घंटे में आई। तो इस टाइम के अंतराल से, टाइम डिस्टेंस से आप इन वेव्स जो है, अर्थक्वेक की तरंगे हैं, इनकी गति यानी कि वेलोसिटी निकाल सकते हैं, और वेलोसिटी के बाद डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं कि भैया कहाँ से आ रही है, कितनी दूर से आ रही है। बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। ये सब कैलकुलेशन अपन कर सकते हैं, हालांकि आपको नहीं करना, आपकी परीक्षा के हिसाब से कुछ काम वैज्ञानिकों के लिए भी रहने दो, ठीक है, पर हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। इनके बारे में सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी गति से चलती हैं, और ये फोकस कितना गहरा होगा, ठीक है, इसका एपिसेंटर कहाँ होगा, ये सारी चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको मैथ्स अच्छा आता है तो, ठीक। चलो, लेट द साइंटिस्ट डू सच थिंग्स, हमें केवल पढ़ना है, ठीक है, और वो देख लेते हैं अपन। तो ये जो बॉडी वेव्स हैं, पी और एस वेव्स, इनका अध्ययन यदि अपन कर लेते हैं अच्छे से, तो इनके अध्ययन से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, है ना। तो इफ वी कैन स्टडी द बिहेवियर, है ना, और द ट्रेवल पाथ, देयर डिफ्लेक्शन, their reflection of these waves inside the earth, we can study the earth's interior in a much better way, clear है। तो फटाफट देखिए, the details of earthquake and seismic waves will be discussed in separate lecture, बिल्कुल एक अलग पूरा लेक्चर है जिसमें अपन earthquake और seismic waves के बारे में डिटेल ही डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम केवल डिस्कस कर रहे हैं उस पार्ट को जिससे हमें अर्थ के इंटीरियर को समझने में बेहतर मदद मिल सकेगी, क्लियर है। तो चलो अब अपन समझते हैं। मान लीजिए यहां पर आपका अर्थक्वेक आया, क्या आया, यहां पर आपका अर्थक्वेक का फोकस है, ठीक। तो यहां से, इस रीजन से आपका चारों दिशाओं में क्या निकलेंगी? पी और एस वेव्स निकलेंगी, क्लियर है। पी और एस वेव्स सभी जगह निकल रही। तो देखो ये रेड वाली क्या है? पी वेव्स, और ये ब्लू वाली क्या है? एस वेव्स, ठीक। चूंकि ये बॉडी वेव्स हैं तो ये अर्थक्वेक मतलब पृथ्वी के अंदर ट्रेवल करेंगी, ठीक। लेकिन जैसे ये सरफेस पर टकराएंगी, यहां से सरफेस वेव्स जनरेट होगी। तो ये येलो वाली क्या है? सरफेस वेव्स। एस वेव्स से कंफ्यूज नहीं होना, एस वेव मतलब सेकेंडरी वेव्स अपन बोल रहे हैं, और सरफेस को, वेव्स को मैं सरफेस पूरा लिखूंगा, ठीक है, क्लियर है। तो यहां तक समझ में आया अपने को। अब देखो, अब हमने क्या कर रखा है, पूरी अर्थ के ऊपर हमने जगह जगह पर इंस्ट्रूमेंट्स लगा रखे हैं, ठीक। पूरा 3 डायमेंशनल पिक्चर है।
तो यहाँ पर भी इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, यहाँ पर भी इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है ना, यहाँ पर भी लगा हुआ है इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पर भी लगा हुआ है, यहाँ पर भी लगा हुआ है, सब जगह पूरी अर्थ पर अपन ने इंस्ट्रूमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स लगा रखे हैं और सब जगह इस भूकंप का डेटा रिकॉर्ड हो रहा है। ध्यान रखिएगा, इधर भी लगा रखा है अपन ने, इधर भी लगा रखा है, ठीक है, सब जगह लगा रखा है पूरे वर्ल्ड में। तो सारे लोग जो विश्व के लोग हैं वो इनको रिकॉर्ड करेंगे और आपस में डेटा को शेयर करेंगे। ठीक, अब देखो समझना एक बात, अब पी वेव जैसे कि मान लो ये वाला पॉइंट है, इस वाले ऑब्जर्वेशन सेंटर पर रिकॉर्ड हुई पी वेव्स, ठीक, यहां से रिकॉर्ड होने के बाद यहां पर रिकॉर्ड हुई, और इन दोनों जगह के बीच का डिस्टेंस जो है मान लो मैंने कहा वो 100 किलोमीटर है। ठीक, तो इन दोनों के हिसाब से अपन एक एंगुलर डिस्टेंस लेकर इसका सेंटर निकाल सकते हैं कि भाई फोकस ये कहां से आ रही है, दोनों में डिस्टेंस निकालकर। क्लियर है, समझना बात को, ठीक है। तो अपन डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं किसका, पी वेव्स का, एच वेव्स का, ठीक है, इनकी स्पीड कितनी है वो सब भी निकाल सकते हैं और इनका बिहेवियर भी स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि देखो मैंने कहा कि भाई मैंने कहा कि जैसे पी वेव्स और एस वेव्स की बात करता हूँ, ठीक है, तो हमने सब जगह इंस्ट्रूमेंट्स लगा रखे हैं, ध्यान रखिएगा, है ना, हमने सब जगह इंस्ट्रूमेंट्स लगा रखे हैं और सब जगह रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, और उस रिकॉर्ड के बेस पर हम क्या कर रहे हैं, पी और एस वेव्स के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को, स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा पी वेव्स को जब हमने लेबोरेटरी में टेस्ट करा, ठीक, लैब में हमने टेस्ट करा पी वेव्स के बारे में, तो मालूम चला कि पी वेव्स की वेलोसिटी जो है, ठीक, पी वेव्स की वेलोसिटी जो है वो डेंसिटी में बढ़ जाती है, यानी कि डेंसिटी अगर बढ़ती है तो पी वेव्स की वेलोसिटी भी बढ़ती है। क्लियर है, जाहिर सी बात है, यही कारण है कि एक स्टेशन पर अगर पी वेव्स रिकॉर्ड हो रही है तो दूसरे स्टेशन पर या तीसरे स्टेशन पर और जल्दी जल्दी रिकॉर्ड होगी। कायदे से अगर मैं इसकी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार मान लूं, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार मान लूं, अगर केवल मान रहा हूं, है ना, ये अभी कुछ वो नहीं है, फैक्ट नहीं है, केवल एग्जांपल मान रहा हूं, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है ना, और यहां से यहां तक मान लो 100 किलोमीटर है, ठीक, यहां से यहां तक 1000 किलोमीटर है इस वाले अपने ऑब्जर्वेशन सेंटर तक, और यहां से इस पॉइंट तक मान लो 2000 किलोमीटर है, तो अकॉर्डिंगली आना पड़ेगा इसको, है ना। 10 किलोमीटर पर आवर अपन ने मान लिया या 100 किलोमीटर पर आवर मान लो तो अपना कैलकुलेशन आसान होगा। 100 किलोमीटर पर आवर मैंने मान लिया, तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक धरती के अंदर इस स्टेशन तक ये रिसीव हो जाएगी 1 घंटे में, ठीक, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक यानी कि ये 1000 किलोमीटर जो अपन मान रहे हैं इस पॉइंट तक ये 10 घंटे में आ जाएगी, ठीक है, और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक 2000 किलोमीटर तक ये कितनी देर में जाएगी, 20 घंटे में। क्लियर है, ध्यान रखना, सॉरी, हाँ 10 घंटे में और 20 घंटे में। क्लियर है, तो देखो लेकिन होता क्या है, ये जो वेव है ये पहले ही आ गई, इस वाले पॉइंट पे तो 1 घंटे में आई, चलो ठीक है, इस वाले पॉइंट पे जहां इसको 10 घंटे में आना था वहां 5 घंटे में ही आ गई, और इस वाले पॉइंट पे जहां इसको 20 घंटे में आना था वहां ये 12 घंटे में ही पहुंच गई है। तो इससे अनुमान क्या लगाया वैज्ञानिकों ने, इससे अनुमान लगाया भाई कि अर्थ के अंदर, है ना, डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। बिल्कुल सही बात है, इसी कारण से वेलोसिटी ऑफ पी वेव्स इज इंक्रीजिंग, और इस इंक्रीजिंग वेलोसिटी के बेस पर अपन ने अनुमान लगाया कि अर्थ के अंदर क्या है, कि डेंसिटी बढ़ रही है। ठीक, और ये बहुत ज्यादा रिसर्च करके अनुमान लगाया ना, अपन केवल समझ रहे हैं चीजों को। तो साइंटिस्टों ने 1000 तरीके की स्टडी की, 1000 तरीके की रिसर्च की, और उसके बाद हमें उसका रिजल्ट क्या दिया कि भैया अर्थ के अंदर डेंसिटी बढ़ रही है और इस हिसाब से बढ़ रही है। ठीक है, तो ये कंक्लूसिव है, सारे सबूत इसी दिशा में फोकस कर रहे हैं कि भाई अर्थ के अंदर डेंसिटी बढ़ रही है। तो देखो पी वेव्स को स्टडी करने से किस प्रकार से हमारे अर्थ के अंदर डेंसिटी के बारे में मालूम चला हमको, जाहिर सी बात है। ठीक है, इसी प्रकार से एस वेव्स की स्टडी करेंगे, जैसे कि हमने जब एस वेव्स की स्टडी करी लेबोरेटरी में, हमने लैब में एस वेव्स की स्टडी करी, ठीक, एस वेव्स मतलब सेकेंडरी वेव्स। तो एस वेव्स के बारे में मालूम चला हमको कि एस वेव्स जो है वो लिक्विड माध्यम में, लिक्विड मीडियम में ट्रेवल नहीं कर पाती हैं। समझ में आई बात। तो देखो हमें यहां से ये नीली वाली क्या है, एस वेव्स हैं, ध्यान है ना, तो ये नीली वाली हमें यहां पर प्राप्त हुई, इस वाले ऑब्जर्वेशन सेंटर पर यहां पर प्राप्त हुई, ठीक है, और यहां पर भी प्राप्त हुई, यहां पर भी प्राप्त हुई, सब जगह प्राप्त हुई, लेकिन इसके बाद यहां से लेकर और बाकी पूरे पृथ्वी के हिस्से में हमें प्राप्त नहीं हुई है एस वेव्स, यहां पर भी प्राप्त हुई। तो इससे हमने अनुमान क्या लगाया कि पृथ्वी के अंदर एक ऐसा क्षेत्र है जो इनको, इन वेव्स को बाहर निकलने से या दूसरी तरफ पहुंचने से रोक रहा है। यहां पर रिसीव नहीं हुई, यहां पर रिसीव नहीं हुई, यहां पर रिसीव नहीं हुई। ठीक, तो इससे हमें यह अनुमान लगाया कि भाई अर्थ के अंदर, पृथ्वी के अंदर एक ऐसा क्षेत्र है जो लिक्विड स्टेट में है, क्योंकि पी वेव्स तो निकल पाती हैं लिक्विड स्टेट से, तो यहां पर हमें पी वेव्स भी मिल जाएंगी, यहां पर पी वेव्स मिल जाएंगी, सब जगह हमें पी तरंगे प्राप्त होंगी, लेकिन
एस तरंगे प्राप्त नहीं होंगी। समझ में आई बात की नहीं? तो देखो जाहिर सी बात है, हालांकि ये अपना उद्देश्य नहीं है समझना, इन पी और एस तरंगों को डिटेल स्टडी करना हमारा काम नहीं है, फिजिक्स वाले करेंगे, है ना, समझना। जियो फिजिसिस्ट इनको बोलते हैं, जियो फिजिसिस्ट, ठीक है। तो वो बिल्कुल जियोलॉजी और फिजिक्स को मिलाकर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को स्टडी करते हैं, है ना, कई चीजों को मिलाकर। तो उन्होंने रिसर्च करी, स्टडी करी, और हमको क्या ज्ञान दिया कि पी और एस तरंगे जो हैं, पी और एस तरंगों के वृहद अध्ययन से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पूरा मैपिंग अच्छे से हो सकता है। क्लियर है? और वही हम कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारे पास, इसलिए अर्थ से बोलता हूं मैं, अर्थ के अर्थक्वेक जो है, अर्थक्वेक या सिस्मिक एक्टिविटी इज द बेस्ट सोर्स, बेस्ट एंड ऑथेंटिक सोर्स टू अंडरस्टैंड द इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। क्लियर है? और वो कैसे किया, एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा ये, पर आपको पता होना चाहिए कि पी और एस वेव्स की स्टडी की सहायता से। ठीक है, हमने इन वेव्स पर लैब में भी रिसर्च करी, है ना। इन वेव्स को जब अर्थ को कोई घटना हुई तो इनको हमने स्टडी भी करा, पूरे अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स पर जो डेटा था उसको मंगाकर। ठीक है, तो उस डेटा को मंगाकर जो रिसर्च करा, सालों तक रिसर्च करा, उससे हमें क्लियर हुए हैं कि भैया इन वेव्स की स्टडी करने से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इन वेव्स की स्टडी के आधार पर ही हमने क्या करा है, पृथ्वी को 3 मुख्य परतों में डिवाइड करा है। कौन कौन सी परतें हैं? पहला है क्रस्ट, दूसरा है मेंटल, तीसरा है कोर। ठीक, तो पृथ्वी की भूपर्पटी, पृथ्वी का मेंटल और पृथ्वी का कोर। ठीक, ये 3 में अपन ने मेजरली डिवाइड करा है किसको? अर्थ को। ठीक है, और इनके बिहेवियर को स्टडी करके अपन समझ सकते हैं कि और क्या क्या अंदर, और कितनी कितनी लेयर्स हैं। इसके अलावा भी कुछ लेयर्स हैं जगह जगह पर, कहीं कहीं पर, जैसे मैंने कहा एस्थेनोस्फीयर, अपन देखेंगे अभी कहाँ पर है एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, और एस्थेनोस्फीयर बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है ना, क्योंकि पूरा प्लेट टेक्टोनिक उसी पर बेस्ड है। कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं ना, वो एस्थेनोस्फीयर पर ही मूव कर रहे हैं। तो अपन देखते हैं कैसे है, कहाँ पर है। तो यहाँ तक अपना हम समझने का उद्देश्य क्या था कि किस प्रकार से भूकंपीय गतिविधि जो है, जो अपना सिस्मिक एक्टिविटी है या अर्थक्वेक है, और अर्थक्वेक के समय पर जो वेव जनरेट होती हैं, वो किस प्रकार से क्या कर रहा है, अपने को अर्थ के इंटीरियर के बारे में समझा रहा है। ठीक, तो फटाफट देख लीजिए इसको। तो अर्थक्वेक वेव्स गेट्स रिकॉर्डेड इन सिस्मोग्राफ लोकेटेड एट फार ऑफ लोकेशंस ऑल अराउंड द अर्थ। तो पूरी पृथ्वी पर अलग अलग रीजन्स पर हमें सिस्मोग्राफ लगा रखे हैं, और वहां पर हर भूकंप का डेटा रिकॉर्ड होता रहता है, भले वो भूकंप हमें समझ में आए चाहे ना आए। मैंने कहा ना, हर मिनट, हर आवर में, हर एक घंटे में 1700 अर्थक्वेक्स आते हैं पृथ्वी पर। अब ये रिपोर्ट है, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ठीक, तो अब 1700 भूकंप का रिकॉर्ड सब सिस्मोग्राफ पे होता है ना। कहीं कहीं छोटा भूकंप आया, कहीं कहीं बड़ा भूकंप आया, तो जो हमें समझ में आया भूकंप वो कैसा आता है, वो 6-7 रिक्टर स्केल के ऊपर का रहेगा, तो हमें समझ में आएगा कि भाई यहाँ कुछ हिला, पंखा वंखा हिला, या पानी में ग्लास में पानी हिला, है ना, या फिर बिल्डिंग ही हिल गई पूरी। ठीक है, ध्यान रखिए, टूट गई, तो वो हम समझ सकते हैं। ठीक है, पर ये रिकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड में होती रहती है, और पूरे वर्ल्ड में लोग, अलग अलग देश आपस में डेटा शेयर करते हैं ताकि रिसर्च की जा सके। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने बताया, यहाँ पर अगर आपका फोकस है मान लीजिए, ठीक है, तो और ये एपी सेंटर है, तो हमें सब जगह प्राप्त होगी। देखो यहाँ से यहाँ तक हमें पी और एस वेव्स दोनों प्राप्त हो रही है, समझिएगा बात को, है ना, क्योंकि पी और एस वेव्स दोनों चलती हैं सॉलिड माध्यम में, है ना, लेकिन एस वेव्स लिक्विड माध्यम में ट्रेवल नहीं कर पाती हैं। तो यहाँ के बाद जितनी एस वेव्स हैं, है ना, यहाँ तक तो हमें मिली, लेकिन इसके बाद हमें एस वेव नहीं मिलेगी यहाँ से यहाँ तक। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ये बीच में एक ऐसा क्षेत्र है जो लिक्विड माध्यम में, अनुमान लगाया हमने। ठीक है, और हमने इसका एंगुलर डिस्टेंस लेकर कि भाई कहाँ तक मिल रही है, यहाँ पर और यहाँ पर कहाँ तक मिल रही है, और इसके हिसाब से हमने अनुमान लगाकर ये भी निकाल लिया है कि वो कितना एरिया है जहाँ तक हमें एस वेव्स रिसीव हो रही हैं और कहाँ तक रिसीव नहीं हो रही हैं। तो इसके अनुमान से हमने किलोमीटर भी निकाल लिया कि भैया मेंटल जो अपना है ना, आउटर कोर जो है वो लिक्विड स्टेट में है, ठीक, और मेंटल जो है वो कहाँ तक है। ठीक, तो सारा अपन कैलकुलेट कर, अपने को नहीं करना है भैया। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, साइंटिस्ट के लिए छोड़ दो कुछ ना कुछ, सब लोग यही सब कुछ यही कर लोगे तो फिर मतलब क्या है। केवल समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा डिटेलिंग बता रहा हूँ कि किस प्रकार से सिस्मिक वेव्स जो है वो मदद करती हैं अपने को। ठीक है, इसको बोलते हैं एस वेव का शेडो जोन। क्या बोलते हैं? शेडो जोन, छाया क्षेत्र। ठीक, एस वेव्स का छाया क्षेत्र, मतलब जिन जिन क्षेत्र में एस वेव्स हमें नहीं प्राप्त हो रही है, जिस क्षेत्र में, उस पूरे क्षेत्र को अपन बोलते हैं एस वेव का छाया क्षेत्र। और ये लगभग 105 डिग्री से 105 डिग्री तक होता है पूरे एरिया में, ध्यान रखिएगा। तो ये अपन और डिस्कस करेंगे अभी आगे थोड़ी देर में, तो यहाँ तक क्लियर होना चाहिए मेरे ख्याल से। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो बॉडी वेव्स मैंने आपको बता दिया, पी और एस वेव्स बॉडी वेव्स होती है जो पृथ्वी के अंदर भी ट्रेवल करती हैं, और सरफेस वेव सतही तरंगें जो होती है केवल सतह पर ट्रेवल करती हैं। तो तीसरे प्रकार की तरंग जो बनती है वो सतही तरंगें होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वही चीजें हैं, समझने का तरीका है ना। ये पी वेव्स निकल पा रही हैं आउटर कोर से, बाहरी कोर से पी वेव्स निकल पा रही हैं, पर एस वेव्स नहीं निकल पा रही हैं। ध्यान रखना, एस वेव्स यहाँ पे खत्म हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमें बताया कि एस वेव ट्रेवल नहीं कर सकती है लिक्विड माध्यम में। ठीक, तो यहां से लेकर यहां तक, मतलब इस पॉइंट से लेकर, है ना, और इस पॉइंट तक ये पूरा जो एरिया है ये एस वेव्स का छाया क्षेत्र है। ठीक, एस वेव्स का छाया क्षेत्र यानी कि शेडो जोन ऑफ एस वेव्स। ठीक, तो देखो अब परीक्षा में क्या लिखना है, फटाफट देखो। द वेरिएशन इन डायरेक्शन, वेलोसिटी, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, shadow zones and other propagation characteristics of different waves have been studied to get a detailed picture of the earth's interior। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का डिटेल्ड स्ट्रक्चर हमें कैसे मिलता है कि इन जो अर्थ सिस्मिक वेव्स है, यानी कि मेजरली अपनी पी और एस वेव्स है ना, प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स, इन दोनों की स्टडी कर कर, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स की, विशेषताओं की स्टडी कर कर हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने को मिलता है। क्लियर सी बात है। ठीक है, तो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो बहुत सारे भाई, डायरेक्शन कौन सा है उनका, वेलोसिटी क्या है, रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है, डिस्पर्शन कैसे हो रहा है, शेडो जोन्स कहाँ पर बना रही हैं, और अदर प्रोपोगेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं, उनको स्टडी कर कर हमें इनके बारे में, अर्थ की आंतरिक संरचना के बारे में मालूम चलता है। आगे चलते हैं। तो जो इस पूरे स्टडी से, मतलब इन इन सिस्मिक स्टडीज, मतलब कई सालों तक, 20 सालों तक, कई दशकों तक हमने स्टडी करा है इसको। ठीक, और उसके बेस पर जो हमने इन्फ्रेंस निकाला है, द इन्फ्रेंस ड्रॉन फ्रॉम द स्टडी ऑफ सिस्मिक वेव्स, वी हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ अर्थ्स इंटीरियर। तो इन्हीं सिस्मिक वेव्स के अध्ययन के आधार पर हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में मालूम चला है। और वो आंतरिक संरचना क्या है, बेसिकली क्रस्ट, मेंटल और कोर में हमने डिवाइड करा है पूरे अर्थ को। ठीक है, तो ये अपनी अर्थ हो गई। ठीक, क्रस्टल भाग है, ये फिर मेंटल भाग पहुंच जाएगा, ये आउटर कोर, ये इनर कोर। ठीक है, अपन सब चीजें पढ़ने वाले हैं लाइन से, निश्चिंत रहें। ठीक, तो जियोलॉजिस्ट रिकॉर्ड द सिस्मिक वेव्स एंड स्टडी हाउ दे ट्रेवल थ्रू अर्थ, द स्पीड ऑफ सिस्मिक वेव्स एंड पाथ they take reveal the structure of the planet using the data from seismic waves। geologists have learned the earth's interior and made up of several layers। तो अर्थ का इंटीरियर कई लेयर्स से बना है ना। तो क्या है भाई, द मेजर, द क्रस्ट, द मेंटल, द आउटर कोर एंड द इनर कोर आर सिग्निफिकेंट लेयर्स। कौन कौन से हैं? सबसे पहला क्रस्ट, क्रस्ट कितना मोटा है ये भी अपन देखेंगे थोड़ी देर में। मेंटल कितना मोटा है, कोर कितना है, वो सब देखेंगे। ठीक है, तो लगभग लगभग आप ये मान के चलिए कि अभी सतह से अगर मैं इन डेप्थ मान लूँ अर्थ की, तो वो है लगभग 6378। कुछ कुछ किताबों में 6371 भी दे रखा है, कुछ कुछ किताबों में 6370 भी दे रखा है। ऐसी स्थिति में एनसीईआरटी स्टैंडर्ड है, आप उसी को, उसमें जो लिखा है वो मान के चले, है ना। तो इस प्रकार के फैक्ट्स नहीं पूछे जाते परीक्षा में जिनमें विवाद हो अलग अलग किताबों में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप याद नहीं करें, सर ये वाला फैक्ट कभी आएगा नहीं, मैं याद नहीं कर रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं होगा। याद करके चलो यार, अपन अपने अपने व्यक्तित्व विकास के लिए भी पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं केवल के सीधे से अपने को केवल क्या है, कोई परीक्षा निकाल के अपने को नौकरी प्राप्त करना है, ठीक है, जिससे घर वाले शादी करा सकें, वो सब तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन थोड़ा व्यक्तित्व विकास भी जरूरी है। क्योंकि केवल एक, मेरे हिसाब से, जो आपके व्यक्तित्व को बेहतर ढंग से निखार सकती है वो है नॉलेज। ध्यान रखना। और ठीक है, आप सुनते रहो, यूट्यूब पे बहुत सारे मोटिवेटिंग लेक्चर्स भी हैं, बहुत सारे मोटिवेटर्स भी हैं जो आपके अंदर से एकदम जोश जगाए थे। पर सबसे बेहतर, आपको अगर जीवन में कुछ चीज मोटिवेट कर सकती है तो वो है नॉलेज, है ना। नॉलेज समझना, मैं मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ, फिजिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ओवरऑल नॉलेज की, एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। क्लियर है ना, समझिए बात को। और नॉलेज घातक भी हो सकती है ना, क्योंकि रावण को भी नॉलेज थी, लेकिन नॉलेज के साथ उसको अहंकार आ गया। ठीक, तो जैसे अपन इकोनॉमी में पढ़ते हैं ना कि अगर ग्रोथ होती है अर्थव्यवस्था में तो इन्फ्लेशन भी आता है। इसी प्रकार जिस प्रकार से आपका नॉलेज का स्तर बढ़ते जाता है, आपके अंदर का अहंकार भी बढ़ते जाएगा थोड़ा सा, तो उसको भी कंट्रोल करना अपने को। समझ में आई बात की नहीं? तो नॉलेज सबसे बढ़िया मोटिवेटर है, और नॉलेज के अलावा कोई दूसरी चीज तो मुझे तो मोटिवेट नहीं कर पाती, मतलब मुझे सबसे अच्छा नॉलेज ही लगता है मोटिवेटर। चलिए आते हैं अपन, सब महान महान बातें अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम निकालना भी जरूरी है। तो भैया क्रस्ट, मेंटल और कोर में हमने अर्थ को डिवाइड कर रखा है। ठीक,
तो इनकी क्यों क्यों डिवाइड कर रखा है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है, इनके पास यूनिक प्रॉपर्टी है, हर यूनिक प्रॉपर्टीज है ना, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है इन तीनों लेयर्स की, तो उसके बेस पर अपन ने इसको डिवाइड कर रखा है। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक किसी प्रकार की। ठीक है, तो जब अपन बात करते हैं क्रस्ट इज अ सिलिकेट सॉलिड, सिलिकेट क्या होता है बता रहा हूं मैं आपको थोड़ी देर में अभी। द मेंटल इज अ विस्कस मॉल्टन रॉक, विस्कस मेंटल जो है वो लगभग लगभग प्लास्टिक स्टेट में है, बहुत ज्यादा गाढ़ा है। विस्कस मतलब क्या होता है, गाढ़ा, जैसे होता है शहद, शहद तो फिर भी बहुत पतला है, मेंटल तो बहुत ज्यादा गाढ़ा रहेगा। ठीक है, फिर कोर जो है, आउटर कोर लगभग लगभग लिक्विड स्टेट में है, और इनर कोर जो आंतरिक कोर है वो सॉलिड स्टेट में। ठीक, तो अभी अपन देखते हैं कि भाई लिथोस्फीयर क्या होता है, क्या क्या इसकी डेप्थ होती है, पूरी चीजें अपन देखेंगे, है ना, टेंशन ना लें किसी प्रकार का भी। चलिए तो फटाफट आगे देखते हैं। ठीक, तो इन तीनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर अपन ने डिवाइड कर रखा है। तो सबसे पहला जो मुद्दा आता है वो है क्रस्ट का। ठीक, द क्रस्ट, तो द अर्थ्स आउटर मोस्ट लेयर विच इज रॉकी एंड रिजिड इज कॉल्ड क्रस्ट। सिंपल शब्दों में, टू काइंड्स ऑफ क्रस्ट, तो दो तरह का क्रस्ट होता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट। अब देखो यहां पर मैं आपको बताता हूं कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये अपना कॉन्टिनेंटल पार्ट है। ठीक, ये धीरे धीरे स्लोप हो रहा है और आगे जाके ये समुद्र के अंदर चला गया है। समझ में आई बात, समुद्र के अंदर चला गया, यहां तक आपका समुद्र हो गया है। ठीक, समझ में आई बात, यहां तक आपका क्या हो गया, ओशियन हो गया। तो ये जो ओशियन कॉन्टिनेंटल वाला पार्ट है, ये पूरी प्लेट एक ही है, ध्यान रखना, ये पूरी प्लेट क्या है, एक ही है। ठीक, समुद्र के नीचे भी। ठीक है, देखो इस प्रकार से ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये आगे जाकर समुद्र के नीचे चला गया। ठीक, यहाँ पर दूसरी प्लेट आ गई है एक। ठीक, ये प्लेट दोनों आपस में टकरा रही है, ये वाली प्लेट इस तरफ, ये वाली प्लेट इस तरफ। अपन देखेंगे आगे सब ये क्या होता है ना, पूरा झंझट क्या है वो भी सब समझेंगे। तो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहते हैं इसको, और इसको बोलते हैं जो ओशियन के नीचे है ना, ओशियन बॉटम जो बना रहा है उसको बोलते हैं ओशियनिक क्रस्ट। ध्यान रखिएगा, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट। ठीक, और ये दोनों भी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होता है वो थिकर होता है, ठीक, मतलब मोटा होता है। देखिए ये देखिए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये कॉन्टिनेंट जा रहा है यहाँ पर। ठीक, यहाँ से ओशियनिक क्रस्ट चालू हो गया बेसिकली, ओशियन के नीचे। तो ये जो पार्ट है ये ओशियनिक क्रस्ट का पार्ट है। ठीक, उसको हम बोलेंगे ओशियनिक क्रस्ट। कलर चेंज कर लिया जाए तो दिस इज ओशियनिक क्रस्ट। ठीक, एंड दिस इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। क्लियर है। चलो, तो जो क्रस्ट होता है वो दो प्रकार का है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है ना, वो क्या है, थिकर है, मोटा है भैया, जाहिर सी बात है। ठीक, मोटा है, एंड प्रीडोमिनेटली फेल्सिक। फेल्सिक मतलब फेल्सपार एंड क्वार्ट्ज जो ये मिनरल्स हैं इनमें मिलते हैं, तो ये फेल्सिक कहलाता है ना, इन कंपोजिशन। तो इसकी कंपोजिशन कैसी है, फेल्सिक, मीनिंग दैट इट कंटेन्स मिनरल्स दैट आर रिचर इन सिलिका। तो सिलिका के जो मिनरल्स हैं, ठीक, वो इसमें रिच हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, और द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज लेस डेंस। तो देखो ये मोटा भले ही है, ठीक, ये क्या है, थिकर है, पर इसकी डेंसिटी क्या है, डेंसिटी कम है। किसके कंपैरिजन में, ओशियनिक क्रस्ट के। ओशियनिक क्रस्ट की डेंसिटी बढ़ जाती है बिकॉज इसके ऊपर बहुत ज्यादा वेट रखा हुआ है पानी का, और धीरे धीरे इसकी डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ओशियनिक क्रस्ट इज थिनर। ओशियनिक क्रस्ट क्या होता है भाई, पतला होता है। ठीक, थिनर होता है, एंड प्रीडोमिनेटली मैफिक। मैफिक मतलब इसमें मैग्नीशियम एंड आयरन ज्यादा हो कंपैरेटिवली। ठीक है, तो इससे ज्यादा डेंसर होता है। यहाँ पर क्या है, सिलिका कंटेंट ज्यादा मिलता है अपने को, और यहाँ पर मैग्नीशियम और आयरन कंटेंट ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो इट इज डेंसर देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से डेंसर होता है ये। ठीक, तो डेंसिटी अगर मैं आपसे पूछता हूँ डेंसिटी किसकी ज्यादा है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की कि ओशियनिक क्रस्ट की, तो आंसर विल बी ओशियनिक क्रस्ट। ठीक, थिकर कौन सा ज्यादा, मोटा कौन सा, थिनर कौन सा है, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो मोटा है, थिकर है, और ओशियनिक क्रस्ट क्या है, थिनर है। क्लियर है। तो देखो ये हो गया आपका क्रस्ट। ठीक, अब ये क्रस्ट के साथ साथ इसके नीचे आ गया मेंटल, आ गया, क्या आ गया, मेंटल। ठीक, ये ओशियनिक क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, इन दोनों को मिलाकर अपन क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। ठीक, और इस क्रस्ट के नीचे क्या है, मेंटल। तो मेंटल का जो ऊपरी भाग है ना, मेंटल का थोड़ा सा ऊपरी भाग है, उसको हम क्रस्ट के साथ ही गिनते हैं, और उसको बोलते हैं लिथोस्फियर। क्या बोलते हैं, लिथोस्फियर। तो लिथोस्फियर में जो क्रस्ट है वो तो आता ही है, साथ ही साथ मेंटल का ऊपरी भाग भी है, उसको भी हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फियर बोलते हैं। क्लियर है, समझना बात को, अपन देखते हैं आगे थोड़ी देर में। चल, तो देखो द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, अब देखो काय काय के बने हैं भैया ये। द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ लाइटर रॉक्स, हल्के चट्टाने उनसे बना है, इसमें फेल्सिक रॉक्स हैं, जाहिर सी बात है।
It refers to the rocks which are enriched in lighter elements such as silicon, oxygen, aluminium and sodium and potassium. तो जो हल्के पदार्थ है उनसे बना हुआ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक। और द ओशियनिक क्रस्ट ऑन द अदर हैंड इज कंपोज्ड ऑफ कंपैरेटिवली या कंपैरेटिवली डेंसर रॉक। देखो तुलनात्मक रूप से, यानी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के मुकाबले ओशियनिक क्रस्ट जो है वो ज्यादा भारी पदार्थों से बना हुआ है ना। और ओशियनिक क्रस्ट से और ज्यादा भारी जो रॉक्स है, पदार्थ है, उनसे बना हुआ है क्या, मेंटल, और उससे भी भारी कोर। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अपन कंपैरेटिव बात कर रहे हैं, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के कंपैरिजन में जो ओशियनिक क्रस्ट है वो ज्यादा क्या है, डेंस है और हैवी एलिमेंट से बना हुआ है, ठीक है। कंपोज ऑफ कंपैरेटिवली डेंसर रॉक, है ना, जैसे कि मैफिक रॉक कंटेन मिनरल्स विथ लेस सिलिका बट मोर आयरन एंड मैग्नीशियम, ठीक। सिलिका उसमें कम होता है और आयरन मैग्नीशियम ज्यादा होता है, क्लियर है। द आउटर कवरिंग ऑफ क्रस्ट ऑफ सेडिमेंट्री मटेरियल एंड बिलो लाइज द क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक। क्योंकि देखो अर्थ की सतह पर जो अपन देखते हैं बात पूरा अर्थ में, तो अर्थ की जो सतह है, ठीक है, ये अर्थ हो गई, ठीक। इसकी सतह पर सेडिमेंट्री रॉक्स मिलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक अपने को गहराई में नहीं मिलेगा, गहराई में हमेशा इग्नियस रॉक मिलेगा, ठीक है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स हमें सतह पर मिलता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। और बिलो उसके सेडिमेंट्री रॉक के नीचे, जैसे आप भी खुदाई करते हैं, अगर बाहर जाके आप खुदाई करेंगे तो पहले मिट्टी निकलेगी, उसको बोलते हैं अपन सेडिमेंट्री रॉक, और नीचे खोदते आएंगे तो बहुत हार्ड रॉक निकलेगा, इसको अपन बोलते हैं इग्नियस रॉक। अपन आगे देखेंगे रॉक्स कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो मटेरियल आउटर कवरिंग ऑफ क्रस्ट इज सेडिमेंट्री मटेरियल एंड बिलो दैट लाइज क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक विच इज एसिडिक इन नेचर। ध्यान रखना, विच इज एसिडिक इन नेचर। द क्रस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू अपर एंड लोअर क्रस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द डेंसिटी ड्यू टू प्रेशर। तो डेंसिटी की वजह से हम क्रस्ट को भी अपर एंड लोअर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि भाई ये अपना क्रस्ट है, फिर देखिए जरा, ये अपना अपन ने क्रस्ट मान लिया कि यहाँ तक हमारा, जैसे अपन ने ये पूरा अर्थ के सेंटर तक का एक कोन निकाल लिया, ठीक है। और ये अपना क्या हो गया, पहाड़ वहाड़ भी हो गए, है ना, ये प्लेट्यू भी हो गए, ये अपने क्या हो गए, समुद्र भी आ गया इसमें, यहाँ पर ये समुद्र है यहाँ से यहाँ तक, ठीक। तो ये जो अपन ने मान लो क्रस्ट इतना लिया है, ठीक, ये लगभग लगभग 30 से 100 किलोमीटर तक का डिस्टेंस होता है, अपन देखने वाले हैं थोड़ी देर में अभी। तो इसमें भी अपन ने जब दो पार्ट डिवाइड कर दिए, ठीक, क्रस्ट के भी दो पार्ट डिवाइड कर दिए, इसको बोलते हैं अपर क्रस्ट और इसको बोलते हैं लोअर क्रस्ट। क्या बोलते हैं, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। अपर क्रस्ट की डेंसिटी कम है, लोअर क्रस्ट की डेंसिटी ज्यादा है, वही वजन सुपर इनकम्बेंट लोड के कारण ज्यादा है, ठीक है, ध्यान रखिए। इसके नीचे फिर मेंटल चालू होता है, और फिर मेंटल बहुत दूर तक जाता है, और उसके नीचे फिर कोर चालू होता है जो कि सेंटर ऑफ अर्थ तक जाता है, ठीक है। तो अपर मोस्ट लेयर जो है, देखो ये मैं कंपैरेटिवली आपको दिखा रहा हूँ 30 से 100 किलोमीटर, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ से 2900 किलोमीटर तक, यानी कि 2900 किलोमीटर तक मेंटल रहेगा, फिर समझ में आई बात। और फिर यहाँ से तो फिर बहुत गहरे तक, है ना, बहुत गहरा, लगभग लगभग यानी कि 6371 किलोमीटर तक आपका क्या रहेगा, कोर रहेगा, ठीक। तो चलिए अपन समझते हैं चीजों को, उनको टेंशन ना लें किसी प्रकार का, ठीक है। तो क्रस्ट को भी अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो अपन ने पहले देखो उनकी बनावट के आधार पर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट में डिवाइड कर रखा था। अब डेंसिटी के आधार पर अपन क्या कर सकते हैं, डेंसिटी के आधार पर इसको अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। ऊपरी क्रोड और निचला क्रोड दोनों में डिवाइड कर सकते हैं। तो निचला क्रोड जो है, सॉरी निचला क्रस्ट जो है, अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट, तो लोअर क्रस्ट जो है वो ज्यादा डेंस है, ठीक। इसमें अपन ने डिवाइड कर दिया, जैसे कि मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक का अपन ने निचला क्रस्ट मान लिया, ठीक, यहां से लेकर यहां तक का, ठीक है। तो ये निचला क्रस्ट जो है, ठीक है, ये क्या है, ज्यादा डेंस है, ठीक। और अपर क्रस्ट जो है वो लेस डेंस है, कंपैरेटिवली बात कर रहा हूं, ठीक। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, ध्यान रखिएगा किस प्रकार की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज, तो फिर ठीक है, फिर अभी डिस्कंटिन्यू क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं किस प्रकार से क्रस्ट की चीजें हैं, ठीक है। तो देखो यहां पर अब वेलोसिटी ऑफ पी वेव्स इन द अपर क्रस्ट, ऊपरी क्रोड की बात कर रहा हूं, तो अपर क्रस्ट में वेलोसिटी ऑफ पी वेव्स कितनी रहेगी, 6.1 किलोमीटर पर सेकंड, क्योंकि पी वेव्स की वेलोसिटी और उनके अध्ययन के माध्यम से हमें मालूम चला भी है ना। तो वेलोसिटी ऑफ पी वेव्स इन अपर क्रस्ट इज ऑलमोस्ट 6.1 किलोमीटर पर सेकंड, व्हाइल इट इज 6.9 किलोमीटर इन द लोअर क्रस्ट। तो देखो ये स्पीड के डिफरेंस से हमने दो लेयर्स को अलग अलग कर दिया, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, क्लियर है। द थिकनेस of the crust varies in the range from 5 to 30 किलोमीटर in case of oceanic crust। तो oceanic crust कहां पर है, क्योंकि oceanic crust क्या होता है, पतला होता है। देखो ये oceanic crust पतला होता है और continental crust थोड़ा सा मोटा होता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो oceanic crust की बात कर रहे हैं अपन, ये लिथोस्फीयर आ गया, ये मेंटल का पार्ट होता है ना, ध्यान रखिए। तो अपना क्रस्ट को अपन ने मिला लिया मेंटल के पार्ट का, ऊपरी मेंटल वाले पार्ट से,
तो इसको बोलते हैं अपन लिथोस्फीयर, है ना। यहां से यहां तक क्या हो गया आपका लिथोस्फीयर, ठीक। तो क्रस्ट पार्ट को, है ना, तो कॉन्टिनेंट्स के नीचे लिथोस्फीयर मोटा होता है और ओशियनिक क्रस्ट के नीचे लिथोस्फीयर क्या होता है, पतला होता है, ध्यान रखिए। तो लिथोस्फीयर में क्रस्ट का भाग तो इंक्लूडेड होता ही है, क्रस्टल पार्ट तो इंक्लूडेड होता ही है, साथ में जो मेंटल है उसका अपर पार्ट भी होता है, छोटा सा, है ना, जो कि लगभग लगभग सॉलिड ही होता है साथ में इसके, ठीक है। उसके नीचे मेंटल का ही एक भाग होता है, इसको हम बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर, जो कि थोड़ा सा क्या होता है, मैग्मा की अवस्था में होता है या प्लास्टिक अवस्था में होता है, ठीक। इसको बोलते हैं अपन एस्थेनोस्फीयर, लगभग 100 से 200 किलोमीटर के बीच में होता है, ठीक है, समझना बात को। तो लगभग लगभग ये अपना क्रस्ट हो गया, ध्यान रखिए ऊपर, और फिर 10 से 100 किलोमीटर तक आपका लिथोस्फीयर कहलाता है क्रस्ट के साथ मिलकर, ठीक। तो यहां से क्रस्ट हो गया आपका 30 किलोमीटर तक। फिर देखो, तो अपन देख लेते हैं उसको। तो 5 से 30 किलोमीटर इन केस ऑफ ओशियनिक क्रस्ट एंड 50 से 100 किलोमीटर इन केस ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में डेंसिटी कम रहेगी पर मोटा हो सकता है, ठीक है। तो इट इज एज मच एज 70 to 100 किलोमीटर्स इन द हिमालयन रीजन, जो तो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर 100 किलोमीटर भी हो सकता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है अलग अलग जगहों पर, अलग अलग नीचे आप खुदाई करेंगे तो आपको अलग अलग डेप्थ पर क्रस्ट की मोटाई अलग अलग मिल सकती है। कॉन्टिनेंट्स मतलब ओशियनिक क्रस्ट या समुद्र के नीचे अगर आप ड्रिल करेंगे तो हो सकता है जल्दी पहुंच जाए आप लावा तक, ठीक है, क्योंकि वहां पर मोटाई उसकी पतली होती है, लेकिन उसका घनत्व जो होता है, डेंसिटी जो होती है वो अधिक होती है। क्लियर है। अभी अपन समझते हैं थोड़ी देर इन चीजों को। द क्रस्ट मेक्स अप 0.5 to 1% ऑफ द अर्थ्स वॉल्यूम, ध्यान रखिएगा। जो पूरा वॉल्यूम है, पूरा आयतन जो पृथ्वी का अपन मान के चल रहे हैं, ठीक, पूरा आयतन पृथ्वी का, उसका मात्र 0.5 से 1% है क्रस्ट, नेग्लिजिबल। आप समझ रहे हैं। ये मान के चलिए कि अगर आप चाय पीते हैं तो कभी कभी जब आप चाय पीते हैं, चाय जब ठंडी होती है तो उसके ऊपर एक मलाई जम जाती है, समझ में आई बात। तो वो मलाई और पूरी चाय, इतना डिफरेंस है किसमें, अर्थ में और अर्थ के क्रस्ट में। क्लियर है, तो ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल मलाई की तरह पिक्चर होता है, तो अंदर से अगर चाय के अंदर से गर्मी भी आती है तो मलाई टूट जाती है, तो यही प्लेट्स का सिस्टम है ना। तो वी विल सी इन फर्दर लेक्चर्स कि किस प्रकार से चीजें होती हैं। तो कंपैरिजन के हिसाब से मैंने एग्जांपल दिया है कि किस प्रकार से एक पतली सी लेयर है, मात्र 1% जो है पूरे अर्थ के वॉल्यूम का, है ना, एंड 1% ऑफ अर्थ मास। मास मतलब उसका वॉल्यूम और मास, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं अपन, वॉल्यूम को बोलते हैं अपन आयतन, और मास को बोलते हैं द्रव्यमान, ठीक है। तो वॉल्यूम का या आयतन का, पूरी पृथ्वी के आयतन का 0.5 से 1% है अर्थ क्रस्ट, और उसका जो द्रव्यमान है उसका लगभग लगभग 1% है। तो अगर 100 किलो की अर्थ मान लेंगे तो क्रस्ट का वजन केवल 1 किलो है, ठीक है, समझिएगा। तो डेंसिटी increases with depth and the average density is about 2.7 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। एवरेज डेंसिटी है तो, है ना, अपर क्रस्ट में कम होगी और लोअर क्रस्ट में ज्यादा होगी, ठीक। तो एवरेज अपन ने ले ली। द टेम्परेचर ऑफ द क्रस्ट इंक्रीजेज विथ डेप्थ। जैसे जैसे ये सारे ऑब्जर्वेशन जो हम देख रहे हैं, ये काय से निकले अपने, ये अपने सिस्मिक वेव्स की स्टडी करने से। क्लियर है। चलिए तो और देखते हैं फटाफट, ठीक। चलिए तो आज का लेक्चर अपन यही समाप्त करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में काफी कुछ चीजें पढ़नी है हमें, है ना। अभी तो एक्स का पार्ट और बनेगा, ठीक है। तो इसमें हम कोर के बारे में पढ़ेंगे, है ना, मेंटल के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से एलिमेंट्स अर्थ पर हमें मिलते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। साथ ही साथ कोर के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ फिर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि अर्थ का जो कोर है उसकी वजह से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, आउटर कोर में जो है ना, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो अपन देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड किस प्रकार से अर्थ की बनती है, क्योंकि यहाँ पर सर्कुलेशंस बहुत सारे हैं, कन्वेक्टिव सर्कुलेशंस, विल सी दैट, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है अर्थ का, और उसके क्या प्रभाव हैं, और मैग्नेटिक फील्ड के संदर्भ में कुछ फैक्ट्स भी अपन याद करेंगे कि कहाँ पर अपना मैग्नेटिक नॉर्थ है, मैग्नेटिक साउथ कहाँ पर है, जोग्राफिकल नॉर्थ कहाँ पर है, जोग्राफिकल साउथ कहाँ पर है। तो वो सब चीजें अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है ना। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा जो एजुकेटर कोड है उसको याद रखिएगा, जो कि अनुराग 27 है। आप जब भी कुछ कोई कोर्स सब्सक्रिप्शन लें तो बिल्कुल आप अनुराग 27 कोड पंच करें। इसके साथ साथ मैं आपको फुल सपोर्ट भी दूंगा, ध्यान रखिएगा। तो कंटेंट सपोर्ट हो चाहे डाउट सेशंस हो, है ना, मेरे विषय में केवल ज्योग्राफी नहीं और भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूं मैं, ठीक। तो उनके संदर्भ में आपके जो भी डाउट्स हो आप मुझसे पूछ सकते हैं बिंदास, है ना। कहाँ पर पूछ सकते हैं भैया, तो ये अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ठीक। तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रस्ट से ही कंटिन्यू करेंगे, अर्थ क्रस्ट से, ठीक है, और बहुत सारे फेनोमेना और समझेंगे कि किस प्रकार से अर्थ का इंटीरियर स्ट्रक्चर
बना हुआ है। ठीक, चलिए, तो अच्छा लगा हो वीडियो तो आप बिल्कुल लाइक करिएगा, ठीक, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।